हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि रामदेव एंड हम आज बात करेंगे सीड टेक्नोलॉजी का पार्ट 12 में सीड प्रोडक्शन इन मेज़ कि सीड में मतलब मेज़ में कैसे सीड प्रोडक्शन होता है, हम कैसे कैसे इसमें प्रोसेस करते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा भी हम आपको एक बात बता दें कि हमारा जो एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल का जो ऐप है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसे आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड करें। उसमें आपको फ्री ई बुक दी जा रही है, आपको सब्जेक्ट्स की ई बुक दी जाएगी और आप उसको फ्री में ही डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। उसमें कोई चार्ज आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और आप उस ऐप में बहुत सारे हम लोगों ने कोर्सेज़ को लॉन्च उसकी टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है, जिसे आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं, उसे लेके आप पढ़ सकते हैं। और भी अभी हमारे अदर कोर्सेज़ के लॉन्च करने की प्लानिंग है। आप अभी जाकर जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को या हमारे ऐप को डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर एंड जीके से। आप उस पर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं आपको, जो कि डेली आपको मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। आप उस पर मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल है। आप आज ही जाकर हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से। आप ICAR, JRF, ASRB नेट SRF एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कोर्स का प्राइस 1000 रुपीज़ दिया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। आपको ई बुक भी प्रोवाइड की जाएगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें। हम बात करेंगे, जो हमने अभी आपसे बात बताया कि जो सीड प्रोडक्शन मेज़ में, तो मेज़ में जो कि हम पहले से कल्टीवेशन ऑफ मेज़ पढ़ते आ रहे थे, हम उसका जो सीड प्रोडक्शन करेंगे कि जो मेज़ में हमें सीड प्रोडक्शन कैसे करना है, हमें उसको कैसे करेंगे सीड प्रोडक्शन, हम क्या क्या उसमें मेथड्स अप्लाई करनी होगी कि उसके लिए सीड प्रोडक्शन के लिए मेज़ की और उसकी ईल्ड को भी अफेक्ट ना पड़े ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है। मेज़ का बोटेनिकल नेम तो आपको सभी को पता है कि इसका बोटेनिकल नेम जिया मेज़ है। इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=20 है। बोटेनिकल फैमिली, आप जानते हो कि फैमिली जो है ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। दैट मीन्स आप इसको ग्रामिनी फैमिली भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो इन्फ्लोरेसेंस है ना, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इसका पेनिकल, कॉब। अब ये कॉब क्या होता है, आपने पेनिकल तो सुना है। कॉब जो फीमेल पार्ट होता है मेज़ का, उसे हम बोलते हैं कॉब, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको बता दिया जाए, ये आप देख रहे हो ये क्या है, आपका जो सिल्की लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, तो ये क्या है आपका कॉब। और यहाँ पे जो मेल पार्ट है वो क्या है, इसमें टेसल, ठीक है, इसमें ये बोला जाता है। मेल इन्फ्लोरेसेंस को टेसल बोलते हैं, जबकि फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं कॉब। फिर यहाँ पे देखोगे तो एज अ क्रॉप इज़ मोनोशियस। अब जो क्रॉप मोनोशियस मीन्स होता है कि एक ही फ्लावर में, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट दोनों का होना, उसको हम बोल देते हैं मोनोशियस प्लांट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं ना। एक होता है कॉब, जो कॉब रहता है वो एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस इन द मिडल पोर्शन ऑफ द प्लांट। क्या होता है, जो प्लांट है ना हमारा, प्लांट के इसमें मिडिल पोर्शन में रहता है यहाँ पे, ठीक है, एक्सिलरी होता है। आप देख रहे हो इधर पे एक्सिलरी है ना। एक्सिलरी मीन्स ये अच्छी कक्षस्थ बोल सकते हो आप हिंदी में, तो मतलब कि किनारे साइड को रहेगा, ठीक है, जबकि मिडिल पोर्शन मतलब बीच में रहेगा प्लांट्स के। और टेशल जो है वो टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस है। टर्मिनल देख रहे हो आप लोग, ये जस्ट आपके सबसे फर्स्ट में है ना, आपको टर्मिनल में है, एपिक्स में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेशल, इसको हम बोलते हैं टेशल बोलते हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे हस्क। तो लास्ट सीथ लीफ सीड्स फ्रॉम ईच नोड। तो हमें पता है कि जो हम जब आपने मेज़ देखा होगा तो वो क्या होता है, ऊपर से ये इस लाइक स्ट्रक्चर लीफ से वो क्या होता है, हस्क रहता है, बंधा हुआ रहता है। ये ईच नोड से वो क्या आता है, हस्क रहता है, तो उसको हम बोल देते हैं जो हस्क रहता है लास्ट लीफ सीथ। ये आप क्या है, लीफ सीथ है फ्रॉम ईच नोड से, ठीक है। फिर पॉलिनेशन कैसा होता है, नॉर्मली बात है एक प्लांट में
तो है क्या है मेल और फीमेल, लेकिन ये एक साथ नहीं होता है। ये ऊपर कहीं क्या है मेल पार्ट है, तो इसके नीचे क्या है फीमेल पार्ट, तो इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इसमें जो चांसेस होता है वो क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन है ना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब कि एंथर से स्टिग्मा में पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए कैसे होता है, यहाँ पे क्या है आपका ये टेक्सचर दिख रहा है ना, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, और पॉलिन ग्रेन्स जब कुछ भी इफेक्ट से ये क्या होगा, ये पॉलिन ग्रेन्स जाके किस पे गिरेगा, ये इसी फ्लावर के या इसी प्लांट के फीमेल पार्ट पे या तो फिर दूसरे प्लांट के। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम बोलेंगे ये क्रॉस पॉलिनेशन। ये सेम नहीं होता, ठीक है, इस सेम ही प्लांट के फीमेल पार्ट में नहीं गिरता, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे विद इन 12 to 18 आवर आफ्टर सिल्क इमर्जेंस। अब हम बात करेंगे जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन कब होता है, तो सिल्क इमर्जेंस के 12 से 18 घंटे बाद ये होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो सिल्क जो रहता है ना, क्या होता है वो पहले तो वो क्या कहते हैं पिंकिश कलर का रहेगा, पिंकिश फॉर्म में रहेगा, स्टिकी रहेगा। स्टिकी मीन्स एक दूसरे से भी चिपक जाता है, कोई अदर पार्टिकल से वो क्या होगा अटैच हो जाता है ना। एट द बिगिनिंग आफ्टर, यदि मतलब स्टार्टिंग में तो पिंकिश कलर का रहता है, लेकिन यदि इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो चॉकलेट या ब्राउन कलर में हो जाता है। देखिए ये लिखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल बी चॉकलेट एंड ब्राउन कलर। सो ये आप देख सकते हो, इधर देखिए ये सिल्क दिख रहा है ना, ये देख रहे हो, मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो पिंकिश कलर का होगा, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा ब्राउनिश कलर में आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब ये देख रहे हो ये हस्क है ना, हमने यहाँ पे पढ़ा भी था हस्क का, कि हस्क जो है एंड लास्ट लीफ सीथ है ना, ये देखिए आप लोग देख रहे हो ये है ना, तो ये यही तो हस्क है ना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि उसके बाद नंबर ऑफ पॉलिन इन टेशल, मतलब कि जो एक ये टेशल है ना, ये टेशल है यहाँ पे, इस टेशल में नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पॉलिन कितने होंगे, तो वो होंगे 2,50,00,000। ठीक है, 2,50,00,000 इसमें पॉलिन्स रहते हैं ये टेशल में। ठीक है, पॉलिन बायबिलिटी, अब पॉलिन बायबिलिटी मतलब कि पॉलिन कब तक के लिए वो बायबल होंगे, तो वो 12 से 18 घंटे तक के लिए होते हैं। फिर हम बात करेंगे सिल्क रिसेप्टिव, ये होते हैं 8 to 10 डेज के लिए। अब फिर बता रहे हैं कि मेल फ्लावर एंथेसिस। अब मेल फ्लावर एंथेसिस मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर जो बड होता है वो ओपन होता है ना, फ्लावर बड का ओपन होना। अब वो फ्लावर बड कितने टाइम तक ओपन होता है मेल फ्लावर में, वो होता है 6 AM to 8 AM, मतलब कि मॉर्निंग के 6 से 8 बजे तक जो बड ओपन होती है फ्लावर की, वो होती है 6 से 8 बजे के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंथेसिस डन इन द इवनिंग मॉर्निंग। ठीक है, तो ये होता है मॉर्निंग में। ड्यूरेशन ऑफ फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग का ड्यूरेशन क्या होता है 2 to 14 डेज के अंदर में क्या होता है फ्लावरिंग आ जाती है। फिर ये भी बताया ना आप लोग को, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखें, अब हम बात करेंगे कि टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ सीड प्रोडक्शन इन मेज़। अब हम बात करें कि देखो मेज़ में हमें सीड प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, सीड प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी मेथड हम अप्लाई करते हैं, है ना, तो हमें क्या क्या करते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़ हैं क्या। तो ऐसी वैरायटीज़ है ना, पॉलिनेटेड है दैट मीन्स पॉलिनेशन हुआ है। तो ये क्या बात है कि ओपन पॉलिनेटेड मतलब होता है जब भी पॉलिनेशन क्या होता है किसी क्या कह सकते हैं आप, किसी पैथोजन के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा, बर्ड के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो हम उसे बोलते हैं ओपन पॉलिनेशन, और उससे जो वैरायटी डेवलप होती है उसको हम बोल देते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़। इसमें क्या होता है राइज द वैरायटीज़ अंडर आइसोलेशन ऑफ 400 मीटर इन फाउंडेशन सीड स्टेज, मतलब कि
जो यदि हम फाउंडेशन सीड लगा रहे हैं तो हमें उनके बीच में जो आइसोलेशन डिस्टेंस देंगे वो हमको 400 मीटर देना होगा, और यदि हम सर्टिफाइड सीड का यूज़ कर रहे हैं तो हम 200 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड, आइसोलेशन डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि फाउंडेशन सीड है तो उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखना है, और यदि सर्टिफाइड सीड है तो उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखना है। तो ये है, ठीक है। फिर हमारा आता है सिंथेटिक वैरायटी, ठीक है। क्या होती हैं जो सिंथेटिक वैरायटीज़, मीन्स जो इनब्रीड लाइन में जो वैरायटीज़ को डेवलप किया जाता है, कुछ कंबाइनिंग एबिलिटी होती है, ठीक है। इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज अ वैरायटी ऑब्टेन्ड बाय मेटिंग इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। क्या होता है, कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन से करा के जब मैटिंग कराई जाती है तो उससे क्रॉस पॉलिनेटेड जो स्पीसीज डेवलप होती है वो होती है सिंथेटिक। फॉर एग्जांपल COBC1, ये कौन सी है, बेबी कॉर्न, ये वैरायटी है, ठीक है, इसकी सिंथेटिक वैरायटी में है। कंपोजिट वैरायटी, अब जो कंपोजिट वैरायटी है वो किससे डेवलप होती है, वो ओपन पॉलिनेशन से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस बाय ओपन पॉलिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल K1 जवाहर, विक्रम, सोना, अंबर, CO1 एंड किसान, ठीक है। तो हम ये इसमें हमने पढ़ा कि जो मेथड्स हैं वो सीड प्रोडक्शन की, मेज़ में हम कैसे कैसे मेथड्स अप्लाई करते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए, उसका टाइप्स क्या है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ से पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका आइसोलेशन डिस्टेंस हर क्रॉप का आपको बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है याद करना। आप उसको टेबल फॉर्म पे बनाकर याद कर सकते हैं ना, तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टेजेस ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन। हम जब सीड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, सीड मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसमें हम स्टेजेस कौन कौन सी रखते हैं, तो इन मेड सीड वैराइटीज कंपोजिटी एंड सिंथेटिक्स इज मल्टीप्लाई अडॉप्टिंग 3 जनरेशन सिस्टम, ठीक है। कैसे 3 जनरेशन सिस्टम, लाइक एज ब्रीडर सीड का ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, इन्हीं का यूज़ करते हैं। और ये जो रहती हैं वो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स रहती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हाई होता है। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होगा तो नॉर्मली बात है कि उसमें जो कंटामिनेशन होने का जो रहेगा चांसेस, वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। मतलब कि उसमें कंटामिनेशन मीन्स बहुत सारे कंटामिनेशन होने के वो हाई चांसेस रहते हैं। फिर पॉपुलर वैरायटीज़, अब वैरायटी की बात करेंगे, है ना। अब वैरायटी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी बहुत पॉपुलर है, तो तमिलनाडु में बात करें तो इन तमिलनाडु CO1, K1, COH3, COH4 आर द पॉपुलर वैराइटीज़ फॉर ग्रेन पर्पस। ये जो वैरायटी हैं ये ग्रेन पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पॉपुलर है। वाइल अफ्रीकन टॉल इज़ अ फॉडर, जबकि अफ्रीकन यदि हम टॉल का यूज़ करते हैं तो वो फॉडर मेज़ के लिए यूज़ की जाती है ना। फिर COBC1 इज़ अ वैरायटी आइडेंटिफाई फॉर सलाद पर्पस। जो ये वाली वैरायटी है COBC1, ये क्या है, बेबी कॉर्न जो वैरायटी है मेज़ की, वो उसके लिए किसके लिए यूज़ करते हैं, सलाद पर्पस के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर हम आगे बात करें कि इसकी सीज़न, हमें सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए या सीड प्रोडक्शन के लिए कौन सा सीज़न अप्लाई करना चाहिए, तो आपका जो बेस्ट सीज़न है वो है प्रोडक्शन के लिए जून से जुलाई, या तो फिर नवंबर से दिसंबर भी है। यदि हम जनवरी और फरवरी एंड द फ्लावरिंग शुड नॉट कोइंसिडेंस आइदर विथ रेन और हाई ह्यूमिडिटी। क्या होता है, बहुत ज़्यादा यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है एट द मैचुरेशन शुड कोइंसिडेंस विथ ड्राई वेदर। फिर बोले टेम्परेचर, अब हम टेम्परेचर की जब बात करें तो सीड प्रोडक्शन के लिए वो रहता है, जो सीड सेटिंग के लिए जो टेम्परेचर की बात करें तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बहुत बेस्ट बोल सकते हो, फेवरेबल बोल सकते हो कि जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है किसका, मेज़ के सीड प्रोडक्शन के लिए। अब फिर लैंड रिक्वायरमेंट की, तो लैंड रिक्वायरमेंट की ऐसी क्या बात की जाए कि वो बहुत अच्छी फर्टाइल हो सॉइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, और क्या हो वहाँ पे कोई लो पॉलन फर्टिलिटी, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि यदि कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना,
क्या कह सकते हो, वो फर्टाइल नहीं हुई या कुछ प्रॉब्लम्स है सॉइल में, तो वो क्या करेगी, जो पॉलन फर्टिलिटी है उसको लो कर देगी एंड विल एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी एंड द सीड सेट विल बी पुअर। जब लो क्या होगा, लो पॉलन फर्टिलिटी होगी तो उसमें क्या होगा, जो सीड सेट है वो भी क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, है ना। तो जो लैंड रिक्वायर्ड फॉर ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, कंपोजिट्स एंड सिंथेटिक शुड बी फर्टाइल, ठीक है। Problem soils will lead to low pollen fertility and will adversely affect the quality, and the seed set will be poor. The number of border row shall be determined by the size of the field and isolation distance from the contaminant. फिर क्या बोल रहा है कि जो हम यदि बॉर्डर का यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ बॉर्डर देते हैं, हमारा कोई खेत है, हम उसमें कुछ बॉर्डर का अप्लाई कर रहे हैं या बॉर्डर का यूज़ कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ़ बॉर्डर है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही लेना चाहिए, और उसको देख के कि हमारी फील्ड का साइज़ कितना है और आइसोलेशन डिस्टेंस उसमें क्या हो जाए, प्रॉपर हो पाए, ताकि उसमें क्या ना हो पाए, कंटामिनेशन ना हो जाए, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा लैंड रिक्वायरमेंट। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ सीड। आप सीड सिलेक्शन की कैसे कर सकते हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड इज़ यूज। हमें क्या करना चाहिए, यदि हमें फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन करना है तो हमें किस सीड का यूज़ करना चाहिए, ब्रीडर सीड इज़ यूज एज अ बेस मटेरियल। किसके लिए, हमें यदि फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करना है तो हमें ब्रीडर सीड एज अ बेस मटेरियल लेना चाहिए, जबकि हम यदि सर्टिफाइड सीड का यूज़ करते हैं तो फाउंडेशन सीड को हमें एज अ बेस मटेरियल लेना चाहिए। द सीड यूज शुड बी फ्रॉम ऑथेंटिकेटेड सोर्स विथ टैग एंड विल। और यदि हम जो सीड का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वो क्या होना चाहिए, एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से हम लाए हों, ठीक है, या आप यूनिवर्सिटी से लेके आए हो उसको, या किसी ठीक है, तो साइंटिस्ट के थ्रू या कुछ से भी अब ये ऑथेंटिकली होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, टैग होना चाहिए या बिल होना चाहिए उसका, है ना। उसके बाद जो सीड रेट रहती है ना, सीड रेट पर हेक्टेयर में, तो उसके लिए होती है 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, हम उसकी सीड रेट रखते हैं, या तो 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी रखते हैं पर एकड़ में, ठीक है, ऐसे भी आप सीड रेट इसकी रखते हैं। फिर हम बात करेंगे कि सोइंग कैसे देते हैं। तो यदि हम स्पेसिंग की बात करें तो 45 इंटू 10 सेंटीमीटर देते हैं रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, ठीक है, या तो हम इसमें 60 इंटू 20 भी दे सकते हैं, ठीक है, 60 इंटू 20 देते हैं। और यदि डेप्थ की बात करोगे तो स्पेसिफिक वैराइटीज़ के अकॉर्डिंग ही हम उसको डेप्थ देते हैं। जैसे कि अब इसकी जो डेप्थ दी जाती है वो 24 सेंटीमीटर दी जाती है, किसके अकॉर्डिंग, वैरायटी के अकॉर्डिंग उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। नर्सरी प्रोडक्शन विल नॉट बी सूटेड टू दिस क्रॉप। इस क्रॉप में जो नर्सरी प्रोडक्शन रहता है वो सुटेबल नहीं होता है। इन द मेन फील्ड सीड्स आर सोन आइदर इन रिजेस एंड फरो और अंडर बैट्स एंड चैनल्स। मतलब कि बोल रहे हैं जो नर्सरी प्रोडक्शन हम करते हैं वो तो सूटेबल नहीं है इस क्रॉप में, लेकिन जो मेन फील्ड है उसमें हम रिजेस और फरो में हम सीड को ग्रो कर सकते हैं, सोन कर सकते हैं। द सीडलिंग आर थिन एंड गैप फील्ड शुड बी डन 7 to 8 days आफ्टर सोइंग। जो सीडलिंग है उसकी थिन या गैप फील्ड हम करते हैं वो हम 7 से 8 दिन के बाद करते हैं सोइंग की। फिर हमें नेक्स्ट बोला है रोगिंग। अब रोगिंग मीन्स क्या होता है, ऑफ टाइप प्लांट्स को रिमूव करना। ऑफ टाइप प्लांट्स क्या होते हैं, जो कि अनवांटेड प्लांट हैं, या आप बोल सकते हो कि जो हम जिन प्लांट्स को नहीं चाहते हैं, कंटामिनेट होके वो ग्रो कर गए हैं, तो हम उसको क्या देखेंगे, उसके प्लांट स्ट्रक्चर से, उसके स्टम से, या हम उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर से देख कर उसको उस फील्ड से क्या कर सकते हैं, हम उसको अलग कर दें, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रोकिंग। अब इस पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इट इज़ स्पेसिफिक टू सीड क्रॉप एंड इज़ डन फ्रॉम सीडलिंग स्टेज टू हार्वेस्ट स्टेज बेस्ड ऑन द फिनोटिपिक कैरेक्टर। मैंने आपको बताया कि जो फिनोटिपिक कैरेक्टर बेस में आप सीडलिंग से हार्वेस्टिंग की स्टेज पे देखोगे, और यदि आपको कोई लगता है कि प्लांट अलग है तो आप उसको उखाड़ कर अलग कर दोगे। फिर बोल रहे हैं ऑफ टाइप कैन बी आइडेंटिफाई। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर तो देख सकते हैं, स्टम कलर के अकॉर्डिंग, प्लांट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ लीव्स, ऑरिकल्स, नोडल कलर, ठीक है, नोट के कलर देखकर, आप टेसल का कलर देखकर, सीथ कलर देखकर, ग्रेन कलर देखकर आप इसको क्या कर सकते हो, ऑफ टाइप जो प्लांट है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो।
फिर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग जब कब करोगे, जब उस पर मैच्योरिटी पे आ जाएगा क्रॉप, है ना, आ जाएगी। द क्रॉप अटेन्स फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है 30 to 35 डेज आफ्टर 50% फ्लावरिंग, मतलब कि जो फ्लावरिंग है उसके 50%, जो 50% फ्लावरिंग आने के बाद 30 से 35 दिन के बाद क्या हो जाती है, जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में वो क्रॉप आ जाती है। एंड द सीड मॉइस्चर एट दिस स्टेज विल बी अराउंड 25 to 30%। जो सीड मॉइस्चर है आपका वो कितना बचेगा आपका, अराउंड 25 to 30% रहेगा। द क्रॉप इज हार्वेस्टेड एज कॉब हार्वेस्टिंग when the sheath of cob dries and attains straw yellow color, मतलब कि बोलो जो सीथ ऑफ कॉब है वो क्या हो जाएगा, ड्राइज हो जाएगा, सूख जाएगा और वो येलो कलर में दिखाई देने लगेगा, तब आप क्या कर सकते हो, इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर डी हस्किंग, उसके बाद हम हार्वेस्ट तो कर लिया, अब हम क्या करेंगे, डी हस्किंग करते हैं। आफ्टर हार्वेस्ट मैनुअली द सीड्स आर रिमूव्ड। अब क्या बोलेंगे, डी हस्किंग किसको बोलेंगे, हार्वेस्टिंग के बाद जो हम सीथ रहता है उसको हम रिमूव कर देंगे, या हस्क को रिमूव कर देना, डी हस्किंग कहलाता है। तो आफ्टर हार्वेस्ट मैनुअली द सीथ आर रिमूव्ड विच इज नोन एज डी हस्किंग। सीड ईल्ड की बात करोगे तो जो सीड की ईल्ड आएगी आपकी आती है 3 to 4 टन पर हेक्टेयर, आपकी जो सीड ईल्ड है वो ये आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तो सीड प्रोडक्शन ऑफ मेज कंप्लीट होता है। तो आई थिंक सो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होता है तो या आपको यदि वीडियो समझ में ना आए तो आप उसको बार बार देखने की कोशिश करें। ठीक है, और आपसे और एक वो बात बता दें तो हमारा जो एग्रीकल्चर एंड जीके का चैनल है वो एप्लीकेशन है वो लॉन्च कर दिया गया है। सो आप उसको प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड करें। उसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐड हो गई हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ की, और भी कोर्सेज़ की प्लानिंग है आगे टेस्ट सीरीज देने की, तो आप उसको डाउनलोड करें। और फ्री में यदि मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, आपको ई बुक भी दी जा रही है, तो आप उसको डाउनलोड करके उसमें मॉक टेस्ट दें ताकि आपको हेल्प प्रोवाइड हो एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स की। ठीक है, तो यदि कोई आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।